इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। असल में जो प्रेशर है उसको समझने पहले अगर हम ये जानें कि अगर आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं कि एक बीइंग ट्रोडन ऑन बाय अ 55 किलोग्राम वुमन और बीइंग ट्रोडन ऑन 3 टन एलिफेंट, which will give you the more pressure. The more pressure will be given by the woman's foot in the heel. बिकॉज इन दैट, क्योंकि उसके अंदर पूरा का पूरा जो औरत का जो आदमी का प्रेशर है वो पूरा का पूरा इस हील के अंदर आया है। और प्रेशर ज़्यादा आने की वजह यह है कि पूरे बॉडी का जो भी वज़न है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक दो पॉइंट्स के ऊपर फिक्स है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस चीज़ से ट्रोड होते हैं, अगर ये आपकी ऊपर कोई चीज़ रखी जाती है तो आपको ज़्यादा प्रेशर इसकी वजह से महसूस होगा, न कि एलिफेंट के इस जो है फुट की तरह, क्योंकि इसका जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक जगह थोड़ा प्रेशर, यहाँ बिल्कुल भी कम प्रेशर, यहाँ थोड़ा ज़्यादा प्रेशर, इस पॉइंट पर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर। इसका प्रेशर सारी पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इस लेग का जो प्रेशर है वो सारा का सारा इस पॉइंट्स पे ऊपर फिक्स है। इस वजह से अगर आपको इन दोनों में से कोई चीज़ लगती है तो यहाँ ज़्यादा आपको प्रेशर लगेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो एलिफेंट का जो वेट है वो तो स्प्रेड आउट है बहुत ज़्यादा, इस वजह से वो एग्जर्ट जो प्रेशर करेगा वो कम करेगा। अब जो प्रेशर का फार्मूला है वो है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। जितनी भी किसी एरिया के ऊपर फोर्स लगेगी तो हम कहेंगे कि वो प्रेशर है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इसलिए हम कह रहे हैं। अब जो फोर्स पर यूनिट एरिया के अंदर जो फोर्स है उसका जो यूनिट है वो है न्यूटन, और एरिया का जो यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर। इस हिसाब से जो यूनिट हो जाता है प्रेशर का वो हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो एरिया का यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर। उसके बाद अगर हम दूसरा यूनिट देखें प्रेशर का, तो वो जो दूसरा यूनिट प्रेशर का है वो है पास्कल। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कह सकते हैं। यानी अगर आप न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर लिखें या आप पास्कल लिखें तो बात सेम है। उसके बाद अगर आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, जिस तरह एक बॉक्स है जो फ्लोर पर पड़ी है और उसको वेट है 250 न्यूटन्स, और उसका जो एरिया है वो जो उसके पास है वो है 0.25 मीटर स्क्वायर। अब हमने इसका कैलकुलेट करना है प्रेशर। प्रेशर का जो फार्मूला है वो है फोर्स पर यूनिट एरिया। हमें जो फोर्स गिवन है वो है 250 न्यूटन्स, तो हमने फोर्स की जगह लिखा 250। एरिया जो हमें गिवन है वो है 0.25 मीटर स्क्वायर, तो इसलिए हमने एरिया की जगह 0.25 मीटर स्क्वायर लिखा। तो जब दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमें मिला 1000 न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर प्रेशर। अब जो हमें यहाँ प्रेशर मिला वो 1000 न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर मिला। इस हिसाब से अगर हम दूसरा प्रॉब्लम देखें, इसके अंदर एक होज़ है जो फोर्स कंटेन करता है या काज करता है तकरीबन 8000 न्यूटन फ्रॉम द वाटर, पानी से, ओवर एन एरिया ऑफ 0.5 मीटर बाय 0.5 मीटर। कैलकुलेट द प्रेशर। 0.5 मीटर लेंथ, 0.5 मीटर विड्थ का उसका एरिया है, जिसके अंदर 8000 न्यूटन का जो है वो प्रेशर लग रहा है। अब हमने कैलकुलेट करना है उसका टोटल प्रेशर। प्रेशर को मालूम करने के लिए हमने सबसे पहले तो लिखना है फार्मूला, और फार्मूला हमारा है फोर्स पर यूनिट एरिया। हमने सबसे पहले लिखनी है फोर्स, और फोर्स हमारे पास है 8000 न्यूटन, और उसके बाद हमने लिखनी है एरिया, जो कि एरिया हमारे पास 0.5 है। अब 0.5 इंटू 0.5 जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि एरिया जो है लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने के बाद मिलती है, तो 0.5 इंटू 0.5 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें एरिया का वैल्यू मिला वो है 0.25। अब हमने 8000 न्यूटन फोर्स को डिवाइड किया हमने 0.25 एरिया के साथ, तो हमें जो वैल्यू मिला वो है 32,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस हिसाब से अगर हम प्रेशर के कुछ एग्जांपल्स लें कि इंक्रीज़ द प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द एरिया। पहली चीज़ यह है कि अगर हम एरिया को रिड्यूस करेंगे तो वहाँ आपका जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा। उसका मिसाल हम ये लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक एरिया है जो अंडर द एज ऑफ द ब्लेड है नाइफ़ के, जबकि वो वेरी स्मॉल है। beneath it is the pressure is very high so the blade can be pushed easily through material such as fruit। जिस तरह फ्रूट के अंदर जो ब्लेड है वो जल्दी चला जाता है, लेकिन जो बड़ी चीज़ है, जिस तरह अगर छुरी का, या अगर हम इस ऐसी चीज़ का दूसरा उसका जो दूसरा हिस्सा है अगर वो हम वो डालते हैं
तो वो उसको कट नहीं करता। उसकी वजह यह है कि जब किसी भी एज के अंदर उसकी एरिया कम होती है, तो फिर उस स्मॉल एज पर या उस छोटी सी एज पर या नाइफ़ की एज पर प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, और प्रेशर ज़्यादा आने की वजह से वो चीज़ फ्रूट के अंदर उसको क्रॉस कर जाती है। अब फ़र्ज़ करें ये जो नाइफ़ है, इसकी जो एक साइज़ है वो स्मॉलर है और दूसरी साइज़ भी स्मॉलर है। अगर आप इस साइज़ से फ्रूट को ज़ोर देंगे तो फ्रूट के अंदर वो नाइफ़ चला जाएगा। लेकिन अगर आप इस साइड से सेम फ़ोर्स देंगे तो वो सेम नाइफ़ उस फ्रूट के अंदर नहीं जाएगी। उसकी वजह ये है कि जिस साइड नाइफ़ की एजेस तेज़ हैं, उस साइड अगर थोड़ी भी आप फ़ोर्स लगाएँगे तो एज जो है वो प्रेशर ज़्यादा लगाएगी उस एप्पल के ऊपर। प्रेशर ज़्यादा लगाने की वजह से वो एप्पल कट हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप फ़ोर्स लगाते भी हैं तो प्रेशर उतना नहीं लगता, क्योंकि वहाँ एजेस जो हैं थोड़ी मोटी हैं इसी वजह से। तो जहाँ एरिया कम होगा वहाँ जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। पहली चीज़ हमने ये समझनी है। दूसरा इसका ही मिसाल हम ये लेते हैं कि जो स्टड्स हैं फुटबॉल बूट के, फुटबॉल शू के जो हैं, वो उनकी जो है बिल्कुल एक स्मॉल एरिया होती है। ये जो स्टड्स होते हैं इनकी एक स्मॉल एरिया है, और स्मॉल एरिया होने की वजह से ये जो हैं सारे के सारे ग्राउंड से कांटेक्ट कर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इन स्टड्स के नीचे प्रेशर है वो जो है वो सफिशिएंट है फॉर देम टू सिंक। अगर वो उनको सिंक होना होगा ग्राउंड में, अगर वो उनको ग्राउंड में चले जाना होगा तो वो ग्राउंड में बिल्कुल जम जाएंगे। इसकी वजह यह है कि इनका एरिया कम है और ग्राउंड में मजबूती से ग्राउंड को पकड़ लेंगे, और वहाँ एडिशनल ग्रिप हमें जो है वो जो इस किस्म के शूज़ हैं वो देते हैं। अब एडिशनल ग्रिप ये हमें इस वजह से देते हैं क्योंकि इनके जो ये स्टड्स हैं ये बिल्कुल छोटे हैं, और छोटे होने की वजह से ज़मीन में वो फिक्स हो जाते हैं और हमें वो ज़्यादा फ्रैक्शन देते हैं। दूसरा हमारे पास ये है कि अगर आप प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, आपका जो प्रेशर है वो रिड्यूस होगा अगर आप एरिया को इंक्रीज़ करेंगे। पहले हमने पढ़ा कि अगर हम एरिया को हम रिड्यूस करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ हम एरिया को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर जो है वो कम होगा। अब एरिया को बढ़ाने का मिसाल हम इस तरह से देते हैं कि फ़र्ज़ करें ये जो स्काइट्स होते हैं, ये जो बर्फ़ के ऊपर स्काइंग करते हैं, तो उनके जो शूज़ के अंदर नीचे जो स्टिक लगी हुई होती है ये वाली, इसकी शूज़ जितनी स्टिक नहीं है, ये शूज़ से काफ़ी बड़ी है। अब इसको शूज़ से काफ़ी बड़ा करने का मतलब ये है कि हम एरिया बड़ी करना चाह रहे हैं। एरिया हमने इसलिए बड़ी की है ताकि हम अगर आइस के ऊपर, अगर हम बर्फ़ के ऊपर हम चलें तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से हमारा बर्फ़ के ऊपर प्रेशर कम हो, और अगर बर्फ़ के ऊपर प्रेशर कम होगा तो हम सही नमूने से बर्फ़ के ऊपर मूव कर पाएंगे। अगर प्रेशर बर्फ़ के ऊपर ज़्यादा आ जाएगा तो हमारे ये जो शूज़ हैं वो बर्फ़ के अंदर हो जाएंगे, फिर उसकी वजह से हम स्काईज़ या हम बर्फ़ के ऊपर घूम नहीं पाएंगे। इस वजह से जो स्काईज़ हैं इनके जो ये नीचे स्काईज़ होती हैं उनको जो एरिया है वो बिल्कुल बड़ी ज़्यादा होती है, और एरिया ज़्यादा होने की वजह से वो जो है ग्राउंड के ऊपर प्रेशर कम देती हैं, और प्रेशर कम होने की वजह से वो ग्राउंड के अंदर डीप तक सिंक नहीं करते, डूबती नहीं है, डीप तक चली नहीं जाती। इस वजह से हम वहाँ आराम से इधर उधर तक मूव कर पाते हैं। दूसरा मिसाल इसका ये भी लेते हैं कि जिस तरह जो वाल है, दीवार होती है, जिस तरह उसका जो बुनियाद होता है, जो उसकी फाउंडेशन होती है, हम उसका हॉरिजॉन्टल एरिया ऊपर वाली दीवार से थोड़ा ज़्यादा करते हैं। लाइक हम इस तरह अगर देखें तो इसका जो एरिया है हमने इनिशियल वाला बेस वाला वो ज़्यादा किया है, जबकि ऊपर वाला एरिया हमने कम किया है। अब इसकी वजह ये है कि जैसे जैसे दीवार बढ़ती जाती है तो उसका नीचे जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। ऊपर दीवार पूरी का प्रेशर, पूरी छत का प्रेशर इनके ऊपर आता है। अब इनके ऊपर अगर प्रेशर आता है तो वो प्रेशर हो सकता है कि अगर ये छोटा होगा तो ज़मीन में धंस जाएगा। इस वजह से हमने बेस को थोड़ा ज़्यादा बड़ा किया है ताकि प्रेशर जो है वो ज़्यादा बड़े एरिया तक स्प्रेड हो जाए। दिस रिड्यूसेस द प्रेशर beneath so that the wall does not sink deeper into the ground। अगर हम इसके जो बेस है, इस दीवार का अगर बेस हम बड़ा नहीं करेंगे तो ये होगा कि ये जो दीवार है ये ग्राउंड के अंदर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी, जिसकी वजह से दीवार को और पूरे कमरे को नुकसान हो सकता है। तो इसी वजह से जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, जो बेस है दीवार का, वो हम थोड़ा हॉरिजॉन्टल एरिया उसका बड़ा करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास एयर प्रेशर है, वो एयर प्रेशर एटमॉस्फेयर के अंदर सारे डायरेक्शंस में एक्ट करता है। मिसाल के ऊपर ट्रोपोस्फेयर के अंदर, ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इन सब स्फेयर्स के अंदर जो एयर प्रेशर है वो हमारा एक्ट करता है। अब जो एयर प्रेशर है वो हमारा लेस हो जाता है जैसे जैसे हम जो है राइज अप होते हैं थ्रू द एटमॉस्फेयर।
एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे जैसे हम राइज अप हो जाते हैं, चलते जाते हैं ऊपर तक, तो जो एयर प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। द एटमॉस्फेयर इज डेंसर एट लोअर लेवल्स। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर डेंसर होता है, एटमॉस्फेयर जो डेंसर होता है हमारा वो लोअर लेवल्स पर होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं तो उस हिसाब से जो प्रेशर है वो भी बढ़ता जाता है, एयर का प्रेशर। अब एयर प्रेशर जो है एक किसी भी चीज़ को क्रश कर सकता है, किसी भी चीज़ को दबा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर जूस का कोई डब्बा हो, हम उसमें से जूस ख़त्म हो जाए और उसके बाद भी हम अगर उसमें से नली से बाहर की तरफ उसको हम सक करते हैं, तो फिर ये जो डब्बा है वो अंदर की तरफ चला जाता है, वो मूव हो जाता है क्योंकि उसके अंदर से जब हवा रिमूव हो जाती है तो हवा का जो प्रेशर है वो अंदर का वो कम हो जाता है और बाहर का उसके अंदर से ज़्यादा हो जाता है। और जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको उस केन को क्रश कर देता है, उसको अंदर मोड़ देता है। इसी वजह से जो आप टिन देख रहे हैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्रश हो गई है। अब क्रश होने से पहले इसके अंदर का प्रेशर, इंटरनल प्रेशर और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था बराबर था। अगर ये इस तरह से क्रश हो जाएगी तो इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर का है वो ज़्यादा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अंदर का है वो कम है। अगर अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिर कम हो तो फिर चीज़ फट जाती है, जिस तरह सिलेंडर फट जाता है। तो सिलेंडर इस वजह से एक्सप्लोड होता है क्योंकि उसका जो इंटरनल प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है और एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका कम होता है। तो फिर सिलेंडर जो है वो एक्सप्लोड होता है और जब अंदर से प्रेशर चला जाता है, कम हो जाता है, तो फिर वो क्रश हो जाता है। अब एयर प्रेशर जो है सी लेवल के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तकरीबन वो 100 किलो पास्कल है। 100 पास्कल भी जो प्रेशर का यूनिट है, तो इसका मतलब जो सी लेवल के ऊपर यानी कि सी लेवल के अंदर जो हम अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखें, हम अपने माहौल का प्रेशर देखें सी के लेवल के ऊपर, तो वो तकरीबन 100 किलो पास्कल होता है। एयर प्रेशर के अंदर अगर हम ज़्यादा और देखें तो हम एयर प्रेशर को या किसी भी किस्म के प्रेशर को या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बैरोमीटर की मदद से मालूम करते हैं कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस टाइम कितना है। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे पास इस टाइम बाहर से इतना और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से इस साइड से ये है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों साइडों से एक जैसा है, लेकिन कंटेनर ऑफ मरकरी के अंदर ये जो है हमारे पास कुछ ज़्यादा तक चला जा रहा है। ये है सील ट्यूब। अब जो सील ट्यूब है वो कंटेन कर रही है वैक्यूम। इस सील ट्यूब के अंदर हमारे पास वैक्यूम है, ये जो है अंदर कोई भी हवा नहीं है, इस वजह से हम इसको वैक्यूम कह रहे हैं। एयर प्रेशर विल पुश मरकरी अप द ट्यूब। अब ये जो एयर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो बाहर का है, ये जो मरकरी को अब ऊपर की तरफ इसको पुश करेगा। एट सी लेवल अ कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कैन बी सपोर्टेड। तो ये जो मरकरी के अंदर ये कंटेनर जो मरकरी का है और मरकरी जो यहाँ तक चली गई है, ये इस वजह से चली गई है क्योंकि इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिला है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है और सो डज द हाइट ऑफ द मरकरी इन द ट्यूब। जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा, इसी तरह ये जो कंटेनर के अंदर ये जो मरकरी है उसकी लेवल भी चेंज होगी। अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है तो कंटेनर जो मरकरी जो कंटेनर के अंदर है वो भी हमारे उस हिसाब से चेंज होगी। अब ये जो प्रेशर है लिक्विड्स का, उसका हम एक और मिसाल भी बेहतरीन देखते हैं कि इसके अंदर ये है कि प्रेशर जो है वो हमारा एक्ट करता है सारे डायरेक्शंस में। जिस तरह आप देखें कि ये एक हमारे पास बोट है, इस बोट के अंदर सारे डायरेक्शंस में जो प्रेशर है वो एक्ट कर रहा है, और यहाँ जो प्रेशर है इस पॉइंट के ऊपर, ये भी प्रेशर जैसे जैसे हमारी डेप्थ इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि समंदर की तह में प्रेशर ज़्यादा होता है और समंदर के ऊपर जो प्रेशर है वो कम होता है। अब समंदर की तह में प्रेशर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम जैसे डेप्थ में जाते हैं तो ऊपर से जो पानी का जो वज़न है वो नीचे वाले पानी के ऊपर ज़्यादा वज़न आ जाता है। इस वजह से समंदर की डेप्थ में प्रेशर बढ़ जाता है। जो वेट है लिक्विड का काजेज द प्रेशर इन द कंटेनर और इट आल्सो काजेज प्रेशर ऑन एनी ऑब्जेक्ट इन द लिक्विड। कोई भी वेट है अगर लिक्विड का जो भी वेट है वो प्रेशर कंटेन करता है लिक्विड के कंटेनर के ऊपर। अगर फ़र्ज़ करें कोई कंटेनर है और उसके अंदर लिक्विड है तो फिर वो लिक्विड उस कंटेनर के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। इसी तरह अगर पानी के अंदर अगर लिक्विड के अंदर कंटेनर हो तो फिर लिक्विड उस कंटेनर के अंदर ऊपर अगेन प्रेशर एग्जर्ट करेगा।
तो इट आल्सो काजेज द प्रेशर ऑन एनी ऑब्जेक्ट इन द लिक्विड। प्रॉपर्टीज़ इसके इस तरह हैं कि प्रेशर जो है वो हमारा एक्ट करता है सारे डायरेक्शंस में। जो लिक्विड है वो पुश करता है सारे सरफेसेस में, ऑन ऑल सरफेसेस इट इज़ इन कांटेक्ट विथ। जो भी सरफेसेस उसके साथ कांटेक्ट में होते हैं उन सब के ऊपर जो प्रेशर है वो लगता है। फॉर अ सबमरीन ऐसी डिवाइस है या ऐसी जो है बहरी जहाज़ है जो समंदर के अंदर घूमता है। ये जो बोट्स हैं ये समंदर के ऊपर यानी कि पानी के ऊपर होती हैं, और जो सबमरीन है वो बिल्कुल पानी के ऊपर होती है। ऊपर भी पानी, नीचे भी पानी, आगे भी पानी, पीछे भी पानी। तो इस हिसाब से सबमरीन के अंदर भी जो प्रेशर है वो चारों तरफ से प्रेशर एक्सर्ट होता है। फॉर अ सबमरीन दिस मीन्स दैट द प्रेशर इज बीइंग एक्सर्टेड इक्वली ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ द हल। अब प्रेशर इंक्रीज होता है डेप्थ में। उसका एक और मिसाल जो हम प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो फ़र्ज़ करें कि एक ये आपके पास कंटेनर है जो एक टिन है या एक ड्रम है, उसमें आप पानी फुल भरें और उसके अंदर आप 3 होल निकालें। तो अब तीनों होल में से आप देखेंगे कि जो नीचे वाले होल का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा दूर तक जाएगा। अब बहुत ज़्यादा दूर तक इसलिए जा रहा है क्योंकि ऊपर वाले सारे पानी का जो प्रेशर है वो नीचे वाले पानी पर है, और ऊपर उसके जब प्रेशर ज़्यादा है तो इस वजह से जो पानी नीचे वाला है वो ज़्यादा, मतलब ज़्यादा देर तक यानी कि ज़्यादा बड़े डिस्टेंस तक जा रहा है। तो द डीपर अ लिक्विड द ग्रेटर द वेट अबव एंड सो द हायर द प्रेशर। जितना आपका लिक्विड डीपर होगा उतना जो वेट उसके ऊपर है वो ज़्यादा बढ़ेगा। ज़ाहिर बात है, अगर ड्रम के बेस में अगर कोई पानी होगा तो ड्रम के बेस के अंदर पानी जो उसके ऊपर है वो सारे पानी का प्रेशर उस ड्रम वाले बेस के ऊपर होगा। दिस इज़ वाई द डैम्स आर बिल्ट विथ अ टेपर टुवर्ड्स अ थिकर बेस। ये एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है कि जो डैम्स के अंदर हम ये जो टेपर बनाते हैं, ये जो टेपर है ये थोड़ा टेढ़ी साइड का है। अब ये जो साइड है ये ऊपर वाले हिस्से में थोड़ी कम है, लेकिन जैसे जैसे ये डैम नीचे आता जा रहा है इससे से उसकी जो विड्थ है वो बढ़ती जा रही है। इसकी विड्थ बढ़ने की एक मेन वजह यह भी है कि जो नीचे वाली ब्रिक्स हैं या जो नीचे वाला बेस है उसके ऊपर पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा। आप ये देख सकते होंगे एरोज़ की साइज़, यहाँ जो एरोज़ की साइज़ है वो कम है, मतलब यहाँ प्रेशर कम लग रहा है, यहाँ और भी कम लग रहा है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा, यहाँ उससे भी थोड़ा ज़्यादा। अब ये जो डाउन में जो ब्रिक है इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा। इस वजह से हमें जो डैम की जो टेपर बनाना है वो नीचे तक ज़्यादा बड़ा करते जाना है ताकि नीचे वाले पानी का प्रेशर ज़्यादा हो तो उसको हम सस्टेन कर सकें। इसलिए जो प्रेशर है वो आल्सो डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जो लिक्विड की डेंसिटी है उसके ऊपर भी जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है। जितना जो लिक्विड है वो जितना डेंस ज़्यादा होगा उतना जो प्रेशर है किसी भी डेप्थ के ऊपर वो ज़्यादा होगा। अगर फ़र्ज़ करें एक समंदर है पानी का और समंदर के नीचे आप 5 किलोमीटर तक जाते हैं और आपको फ़र्ज़ करें जो प्रेशर लगता है वो 10 किलो पास्कल लगता है। इसी तरह सेम आपके पास जो समंदर है वो शहद का समंदर है, यानी कि हनी का समंदर है। अब हनी भी एक लिक्विड है, और अगर हनी यानी कि शहद के जो है आप समंदर के 5 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो आपके ऊपर 10 किलो पास्कल का प्रेशर नहीं बल्कि उससे डबल ट्रिपल के ऊपर प्रेशर लगेगा, क्योंकि जो हनी की डेंसिटी है वो ज़्यादा है। हनी जो है उसकी डेंसिटी का मिसाल हम ऐसे समझ सकते हैं कि हनी जो है वो ज़्यादा गाढ़ी है, उसके अंदर ज़्यादा गाढ़ापन है। वो अगर हम उसको नीचे फ़्लो करेंगे तो वो कम फ़्लो होगी। तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसके अंदर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका वेट भी उस हिसाब से ज़्यादा हो जाता है। प्रेशर जो है कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उनमें से जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है जिसके ऊपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता वो है कंटेनर की शेप। कंटेनर की शेप जैसी भी हो, पानी जो है नीचे प्रेशर लगाएगा। फ़र्ज़ करें आप समझ रहे होंगे कि यहाँ जो प्रेशर है थोड़ा डायरेक्ट आ रहा है पानी, तो इस हिसाब से प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ इस हिसाब से ये जो कंटेनर है थोड़ा चौड़ा मोड़ा है, इस हिसाब से प्रेशर हो सकता हो इसमें थोड़ा डिक्रीज़ होके इस पॉइंट पर जो प्रेशर लगे वो कम हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरे का पूरा जो प्रेशर है वो चाहे कंटेनर की शेप कैसी भी हो, पूरा प्रेशर जो है दोनों में वो सेम होगा। डिपेंड करता है कि अगर क्वांटिटी सेम है तो प्रेशर किसी भी पार्टिकुलर डेप्थ के ऊपर वो सेम होगा, वट एवर द शेप और विड्थ ऑफ द कंटेनर इज।
प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स एंड उनकी अगर हम कैलकुलेशंस करें तो हम यहाँ देखें कि ये जो एरिया है इसका, ये बेस एरिया है, और ये जो एरिया है इसकी पूरी डेंसिटी है, यानी कि रो डेंसिटी को हम शो करते हैं रो के साथ, और डेप्थ को हम शो करते हैं यहाँ एच के साथ। जितनी जितनी हम डेप्थ नीचे जाएंगे इसका मतलब ये है कि वो हाइट है बट नीचे हाइट है। जो नीचे वाली हाइट है यानी कि जो डाउन तक हाइट है, डेप्थ है, उसको भी हम एच के साथ ज़ाहिर करते हैं, डी डिस्टेंस के साथ ज़ाहिर नहीं करते। प्रेशर अगर किसी भी गिवन पॉइंट पर होगा तो प्रेशर लिक्विड्स के अंदर हमारे पास उसका फार्मूला अलग है। वैसे तो प्रेशर का हमने फार्मूला F/A पढ़ा है, लेकिन प्रेशर अगर आप वाटर के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर मालूम करेंगे तो उसका फार्मूला अलग है, वो है रो जी एच। अब प्रेशर इज इक्वल रो जी एच में जो रो है वो बता रहा है कि डेंसिटी, जी बता रहा है ग्रेविटी, और एच बता रहा है कि वो कितनी हाइट में चीज़ है। यहाँ जो रो है वो ग्रीक लेटर है जिसको हम RHO यानी रो पढ़ते हैं। ये P से थोड़ा अलग है, P को कोने होते हैं और इसको कोने नहीं होते रो को। अब जो G है जो वो है हमारे पास 10 न्यूटन पर किलोग्राम, क्योंकि जो ग्रेविटी हमें नीचे है अट्रैक्ट पर किलोग्राम वो 10 न्यूटन है, अट्रैक्ट 10 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रही है। और जो हाइट है लिक्विड की वो हम H के साथ जाहिर करेंगे। अब हमारे पास एग्जांपल है, फ़र्ज़ करें कि अगर जो डेंसिटी है वाटर की वो जो है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो वो जो प्रेशर है, व्हाट इज़ द प्रेशर ड्यू टू द वाटर एट द बॉटम। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर वाटर की जो डेंसिटी है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो पानी की डेप्थ में जो प्रेशर होगा वो क्या होगा अगर पूल की या जो डेप्थ है वो 3 मीटर है, यानी कि पूल 3 मीटर डीप है। इसका मतलब है कि हमें 3 मीटर में हाइट मिली हुई है और 1000 के अंदर हमें डेंसिटी मिली हुई है। हमें मालूम करना है प्रेशर। जी तो हमें मालूम है, हमें कांस्टेंट वैल्यू है, जी हमेशा 10 रहेगा, इसलिए आप जी याद रख लें, ये हमें मिला हुआ नहीं होता। प्रेशर ये है और रो की जगह हमने लिखा 1000 और ग्रेविटी की जगह हमने लिखा 10। हाइट जो हमें 3 मीटर डीप मिली हुई है, ये हाइट यानी कि एच के साथ हम डेप्थ ज़ाहिर करते हैं। ज़रूरी नहीं हम इसको हाइट पढ़ें, हम इसको अभी डेप्थ भी पढ़ सकते हैं प्रेशर वाले फार्मूले के अंदर, क्योंकि ये हमें डेप्थ ज़ाहिर करेगी यहाँ। तो हाइट को हमने लिखा 3, तो 1000 इंटू 10 इंटू 3, तो हमारे पास जो टोटल जवाब आएगा प्रेशर का वो 30,000 आएगा। चूँकि ये प्रेशर है इसलिए प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, तो हमने पास्कल की सिंबल PA दी है। अब पास्कल आप पूरा लिखें तो भी ठीक है, पास्कल का PA लिखें तो भी सही है, लेकिन सिर्फ अगर आप P लिखेंगे पास्कल की निशानी तो वो गलत होगी। जो मोनोमीटर है वो जो है मेजर करता है प्रेशर डिफरेंस, कि कितना प्रेशर का डिफरेंस है, एक पॉइंट के ऊपर कितना प्रेशर है और दूसरी पॉइंट के ऊपर कितना प्रेशर है, ये हम मालूम करते हैं मोनोमीटर के ज़रिए। अब ये मोनोमीटर किस तरह काम करता है कि ये मालूम करता है हाइट डिफरेंस। हमारे पास ये इस तरह की कोई मीटर की शेप होती है, इस तरह से हमने जो जिस चीज़ का प्रेशर मालूम करना होता है हम वो उसके साथ इंसर्ट करते हैं और इस तरफ से हम उसको छोड़ देते हैं, ओपन एटमॉस्फेयर कर देते हैं, यानी कि जो हमारा माहौल है उसमें छोड़ देते हैं हम उसको। फिर हम देखते हैं कि हमारे तरफ जो वाटर होता है वो यहाँ होता है अगर, और प्रेशर जो हम मालूम करना चाह रहे हैं जिसका वो इस साइड है। फिर हम मालूम करेंगे कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो हाइट का डिफरेंस है वो कितना है। जितना हाइट का डिफरेंस होगा, जितना डेप्थ का डिफरेंस होगा, हम कहेंगे कि उसका उतना प्रेशर है। अब हम इसको जो कंपेयर करते हैं हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ हम उसको कंपेयर करते हैं। इस एग्जांपल के अंदर जो प्रेशर जिसको हम मेजर कर रहे हैं वो लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब ये जो प्रेशर हम मालूम कर रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तभी तो यहाँ अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तो ये इससे बह जाएगा वाटर। अब हमारे पास मुख्तलिफ हाइड्रोलिक्स हैं और हाइड्रोलिक्स का कॉन्सेप्ट भी प्रेशर के अंदर आता है। हाइड्रोलिक्स इस तरह से काम करती हैं कि हाइड्रोलिक्स की जो ये एरिया है ये स्मॉल पिस्टन होता है और वो एरिया जो इसको ऊपर गाड़ी को उठा रही है वो लार्ज पिस्टन होता है। अब स्मॉल एरिया और लार्ज पिस्टन या स्मॉल पिस्टन के दरमियान जो चीज़ होती है वो होता है ऑयल। अब ये होता है कि हम यहाँ से स्मॉल पिस्टन से यानी इस पॉइंट से हम फोर्स लगाते हैं और हमारी जो फोर्स है वो ऑयल की वजह से थोड़ी फोर्स ज़्यादा फोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हमारी थोड़ी फोर्स ही गाड़ी को या कार को इस जैक के थ्रू ऊपर उठा लेती है, क्योंकि जैक के अंदर जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो हाइड्रोलिक इस्तेमाल होती है। अब यहाँ इस तरह से हम अगर समझें कि ड्राइवर जो है वो प्रेस डाउन करता है ऑन द जैक हैंडल हेयर, इस पॉइंट के ऊपर ड्राइवर उसको प्रेस करता है और इस पॉइंट के ऊपर हम कार को लिफ्ट करते हैं और जैक को हम इस पॉइंट कार का जो हम रखते हैं वो इस पॉइंट के ऊपर रखते हैं।
जिस तरह ये है, ये जो एरिया है ये पिस्टन लार्ज पिस्टन है और यहाँ जो एरिया है वो स्मॉल पिस्टन है। इस स्मॉल पिस्टन और लार्ज पिस्टन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके अंदर जो चीज़ रखी हुई है वो है ऑयल। अब अगर हम यहाँ थोड़ा भी फोर्स लगाएंगे तो यहाँ ज़्यादा फोर्स हो जाएगा और कार को हम लिफ्ट अप कर पाएंगे। हम यहाँ इसका एक रियल एग्जांपल देखते हैं। फोर्स यहाँ हमने 10 न्यूटन दी F1 की जगह और इसकी जो एरिया है वो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ अगर हम प्रेशर देखें, हमने यहाँ प्रेशर कितना लगाया, तो फोर्स अपान एरिया हमने फार्मूला लगाना है। फोर्स हमने दी थी 10 और एरिया भी है 10, तो इस हिसाब से जो प्रेशर हो गया वो है 1। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ जो इस 1 पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाया वो है 1 न्यूटन मीटर। इसके बाद अगर हम यहाँ आते हैं तो प्रेशर 1 न्यूटन अपान सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी सेम एनीवेयर इन द सिस्टम। प्रेशर यहाँ भी 1 न्यूटन मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ भी 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रेशर जो है इस पूरे दोनों पिस्टन्स के नीचे सेम है, लेकिन एक चीज़ का फ़र्क है, यहाँ एरिया थी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन इस पिस्टन के अंदर जो एरिया है वो है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास प्रेशर भी मिला हुआ है और एरिया भी मिला हुआ है। अब हम प्रेशर और एरिया की मदद से हम मालूम करेंगे कि आखिर यहाँ फोर्स कितनी लग रही है। फोर्स का अगर हम इसी फार्मूले से फोर्स का फार्मूला निकालें तो फोर्स का फार्मूला होगा प्रेशर इनटू एरिया। अब हमने फोर्स का पता नहीं है, लेकिन प्रेशर हमें मिला हुआ है 1, एरिया हमें मिला हुआ है 40, क्योंकि ये एरिया इसका बिल्कुल बड़ा है तो 40 है। यहाँ एरिया इसका 10 था क्योंकि ये छोटा एरिया था। अब हमारे पास प्रेशर मिला हुआ है 1 और एरिया मिला हुआ है 40। अब हमने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो फिर फोर्स हो गई 40 न्यूटन। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो 10 न्यूटन फोर्स दी वो हमारी यहाँ हमें 40 न्यूटन फोर्स होके मिल रही है। इस वजह से क्योंकि यहाँ इस पिस्टन का जो एरिया था वो ज़्यादा था, एरिया ज़्यादा होने की वजह से हमारी 10 न्यूटन वाली फोर्स इस हाइड्रोलिक के थ्रू, इस जेट के थ्रू दूसरी जानिब हमारी 40 न्यूटन हो जाती है। इसीलिए हम कार के जैक को एक तरफ छोड़ी ही फोर्स देते हैं तो दूसरी तरफ जैक को बहुत ज़्यादा फोर्स मिलती है। इसी वजह से जैक उस चीज़ को उठा पाता है। यूजिंग अ हाइड्रोलिक जैक अ स्मॉल फोर्स कैन बी मल्टीप्लाइड टू लिफ्ट अ हेवी कार। अगर हम हाइड्रोलिक जैक इस्तेमाल करें तो एक छोटी सी फोर्स भी हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी, जिससे हम एक हेवी कार को लिफ्ट अप कर पाएंगे ऊपर। In the next video we will discuss about the pressure hydraulic and the simple kinetic molecular models of the matter.